बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि फार्मूला किसको कहते हैं। कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल है, उसका फार्मूला मुझे ये बताएगा कि उसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद है और वो कितने कितने मौजूद हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2, तो इसके अंदर कार्बन का है एक एटम और ऑक्सीजन के हैं 2 एटम्स। ये मुझे फार्मूले से पता लग रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो फॉर्मूले से पता चल रहा है कि इसके अंदर कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। तो ये काम होता है फॉर्मूले का कि वो हमें बताता है कि कंपाउंड में कौन कौन से और कितने कितने एटम्स मौजूद हैं। It is the simplest formula that gives the small whole number ratio between the atoms of different elements present in a compound. एम्पेरिकल फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स होते हैं उनकी हमें सिंपलेस्ट रेशो देता है, वो हमें एक्चुअल अमाउंट नहीं बताता। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला हमें एक्चुअल एटम्स बता रहा है, एम्पेरिकल फार्मूला हमें एटम्स की एक्चुअल अमाउंट नहीं बताता, बल्कि वो हमें एक सिंपलेस्ट अमाउंट बताता है, सिंपल रेशो बताता है। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला मौजूद है तो उसके अंदर जो एटम्स के नंबर लिखे होते हैं ना, हम उनको आपस में कट करके उससे एम्पेरिकल फार्मूला बना सकते हैं। जैसे देखें, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 6 का टेबल अप्लाई हो सकता है। 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो सिंपल रेशो आ गई 1 2 और 1। तो एम्पेरिकल फार्मूला उसके अंदर हम ये सिंपल रेशो लगा देंगे तो वो बन जाएगा CH2O। C और O के साथ 1 1 नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम कुछ भी नहीं बोल रहे इसका मतलब 1 ही है। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं कि जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यानी उनका रियल फार्मूला वो और उनका एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि उनके फार्मूले में जो नीचे एटम्स की अमाउंट लिखी होती है वो कट नहीं हो रही होती। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटम है 1, ऑक्सीजन के है 2। 1 और 2 ये किसी भी टेबल से नहीं कट हो सकते, तो इसलिए इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही होगा। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशो। यानी वो वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, हम कट करके जितनी छोटी वैल्यू ला सकते हैं हमें उतनी छोटी लानी है। और होल नंबर का मतलब है कि वो वैल्यूज़ 1 2 3 4 इस तरह की हों, वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कार्बन है 1.5, हाइड्रोजन 2.6, ऑक्सीजन 9.8, इस तरह से नहीं होते। होल नंबर का मतलब है कि वो डेसिमल के बगैर वैल्यूज हों। इन एन एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड AX BY देयर आर X एटम्स ऑफ एन एलिमेंट A एंड Y एटम्स ऑफ एन एलिमेंट B। एक फर्जी सा फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसमें एटम्स को A और B से शो किया गया है, और जो उनके नीचे नंबर्स लिखे होते हैं कि वो कितने कितने मौजूद हैं उनको X और Y से रिप्रेजेंट किया गया है। कि हमारे पास जो एलिमेंट है A उसके X एटम्स मौजूद हैं और जो एलिमेंट है B उसके Y एटम्स मौजूद हैं। मतलब रियल फार्मूलाज में तो कोई वैल्यू ही होती है यहाँ पे। ये वैसे ही उन्होंने एक तरह का हमें खुलासा बताया हुआ है समझाने के लिए। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला लिखा हुआ है जो हमने अभी सीखा है, एंड दैट ऑफ बेंजीन C6H6 इज CH। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 का टेबल अप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों कट जाएंगे और 1 1 आ जाएगा, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा CH, यानी C भी 1 और H भी 1। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड फॉलोइंग द स्टेप्स मेंशन्ड बिलो। अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिला हुआ है तो उसमें तो हम नंबर्स को एक दूसरे से कट कर लेंगे और हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है हमारे पास तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करके हम एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम इन स्टेप्स को देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि किस स्टेप में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। फिर आगे एग्जाम्पल मौजूद है, उस एग्जाम्पल में हम तरीकाकार भी देखेंगे कि कैसे इन स्टेप्स को यूज़ करना है। फर्स्ट स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले तो हम जो भी एलिमेंट्स मौजूद है कंपाउंड के अंदर उन सब की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मूला देखा था
percentage of an element is equal to mass of an element in the compound over mass of the compound into 100। तो कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके हम बारी बारी सबकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा स्टेप, फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हम हर एलिमेंट के ग्राम एटम्स कैलकुलेट करेंगे। ग्राम एटम्स यानी कि मोल्स, और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ग्राम एटम्स या फिर मोल्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास। हमने जो पहले एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट की होगी, हम वो वाली वैल्यू लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। थर्ड स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। फिर हम हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे? एटॉमिक रेशो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। यानी पिछले स्टेप के अंदर हमने जो मोल्स यानी जो ग्राम एटम्स कैलकुलेट किए थे, हम वो वाली वैल्यू लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के मोल्स की वैल्यू थी ना हमारे पास। समझ ले, एक एलिमेंट की मोल्स थे 3, एक के थे 5 और एक के थे 6। तो इन सब में से छोटी वैल्यू है 3। तो इस स्टेप के अंदर हम सबको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स के साथ, और वो हमारे इस केस में 3 बनते हैं, यानी कि 3 के साथ कर देंगे। और फाइनल स्टेप होता है, इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर इट गिव्स द एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमारे पास जो आंसर आ गए हैं, अगर वो होल नंबर्स हैं यानी डेसिमल में वैल्यूज नहीं है, तो बस वही एम्पेरिकल फॉर्मूला है, हम एलिमेंट्स के आगे वो वाले नंबर्स लगा देंगे। लेकिन अगर वो होल नंबर्स में नहीं है यानी डेसिमल में वैल्यूज आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे? अदरवाइज मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर एटॉमिक रेशियो। हम किसी डिजिट के साथ उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें होल नंबर की वैल्यूज मिल जाएं। ये मल्टीप्लाई करने वाला स्टेप जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा अच्छे से। आगे एग्जाम्पल मौजूद है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी contains 40.92% carbon, 4.58% hydrogen and 4.5% of oxygen by mass. What is the empirical formula of the ascorbic acid? एस्कॉर्बिक एसिड की उन्होंने हमें परसेंटेजेस दी हुई हैं, उसका रियल फार्मूला हमें नहीं बताया हुआ और कहा है कि आप इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें। तो अब हम उन स्टेप्स को यूज़ करके कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा देखिए, सवाल में यहाँ उन्होंने हमें परसेंटेजेस दी हुई हैं, यानी कि पहला स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम अगले स्टेप से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन में उन्होंने हमें परसेंटेजेस के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। जो हम परसेंटेज वाले टॉपिक, जो एनालिसिस ऑफ कंपाउंड वाला टॉपिक था, हम उसके अंदर पढ़ चुके हैं। तो परसेंटेज का यही काम होता है कि हम टोटल वैल्यू एक दफ़ा 100 ले लेते हैं और उस हिसाब से लेते होते हैं बाकी वैल्यूज़ को। तो पहला स्टेप जो है परसेंटेज कैलकुलेट करना, उसके बाद वाला स्टेप था ग्राम एटम्स यानी कि मोल्स, वो कैलकुलेट करने का। तो हम बारी बारी तीनों एलिमेंट्स की कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज ऑफ कार्बन ओवर एटॉमिक मास। कार्बन की परसेंटेज मौजूद है 40.92 ओवर कार्बन का मास होता है 12। पीरियोडिक टेबल में देख लें आप, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 3.41 ग्राम एटम्स या फिर 3.41 मोल्स। आगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन की परसेंटेज है 4.58 ओवर हाइड्रोजन का मास होता है 1। बुक में उन्होंने लिखा हुआ है 1.008। तो हम अपनी कैलकुलेशन में ऐसी वैल्यूज़ नहीं लेते होते, हम आमतौर पे राउंड ऑफ की हुई वैल्यूज़ लेते हैं एटॉमिक मासेस की, क्योंकि वो हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। अगर हम इस तरह की वैल्यूज़ लेके कैलकुलेशन करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस हो जाएंगी, और इससे इतना कोई फ़र्क नहीं आता होता आंसर्स में, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क आता है जो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 4.58 ग्राम एटम्स। किताब में 4.54 लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन की वैल्यू 1.008 ली है,
हम नहीं लेंगे। आगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन की परसेंटेज मिली है 54.5 ओवर ऑक्सीजन का मैस होता है 16, और इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 3.406 ग्राम एटम्स या फिर मोल्स कह दें। अच्छा देखिए, बुक वालों ने ऑक्सीजन की वैल्यू तो 16 ली है, फिर उसकी भी तो लेना, पीरियोडिक टेबल में उसकी वैल्यू होती है 15.99, उसकी तो राउंड ऑफ की हुई वैल्यू ले ली और हाइड्रोजन की नहीं ली, तो इससे देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, हम राउंड ऑफ की हुई वैल्यूज़ ही इस्तेमाल करेंगे। अगला स्टेप होता है एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करने का, तो बारी बारी तीनों एलिमेंट्स की कर लेते हैं कैलकुलेट। एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ग्राम एटम्स ओवर स्मॉल वैल्यू ऑफ ग्राम एटम्स या फिर स्मॉल वैल्यू ऑफ मोल्स कह लें। तो ग्राम एटम्स हमारे पास आए थे 3.41 ओवर, तो देखिए हमारे पास ये जो तीनों ग्राम एटम्स की वैल्यूज आएंगे, इन तीनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3.406 जो ऑक्सीजन की है, तो हम सबको इसके साथ डिवाइड करेंगे 3.406 के साथ। एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन की ग्राम एटम्स थे 3.41 ओवर स्मॉल वैल्यू है 3.406, और इससे आंसर आ जाएगा 1, पूरा 1 नहीं आएगा, 1.0011 इस तरह का आंसर आएगा, लेकिन राउंड ऑफ करेंगे तो 1 ही बनेगा। अगर आपको राउंड ऑफ करने के बारे में नहीं पता तो मेरी सिंथ की केमिस्ट्री की एक वीडियो है, उसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। आगे, एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन की ग्राम एटम्स हैं 4.58, डिवाइड करेंगे 3.406 से, आंसर आ जाएगा 1.34। आगे, एटॉमिक रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन के थे ग्राम एटम्स 3.406 और डिवाइड कर देंगे 3.406 से ही, आंसर आ जाएगा 1। तो देखिए उन्होंने कहा था कि अगर आपकी एटॉमिक रेशियोज होल नंबर में है तो उसी से ही हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं है होल नंबर्स में तो फिर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे होल नंबर्स में नहीं है, 1.34 ये तो डेसिमल में है, तो अब हमें यहाँ पे वो वाला स्टेप करना पड़ेगा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला, ताकि हमें होल नंबर में वैल्यूज़ मिल जाएं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रेशो को 3 से, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी होल नंबर में। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 को 1.34 से करेंगे तो आंसर आएगा 4.02, पॉइंट के बाद है 0, तो राउंड ऑफ करने से इसका आंसर 4 बन जाएगा, और फिर 3 को 1 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 3, तो ये हमारे पास रेशो बन गई 3:4:3। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इनके एलिमेंट के नीचे लिख देते हैं और उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। कार्बन की रेशो है 3, हाइड्रोजन की है 4, ऑक्सीजन की है 3, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है C3H4O3। एस्कॉर्बिक एसिड का मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता देती हूँ, वो होता है C6H8O6। अब देख लेते हैं कि डेसिमल को होल नंबर में लाने के लिए हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। इसके लिए मैं आपको 4 रूल्स बताऊंगी, लेकिन वो रूल्स हैं बहुत ही ईजी। फर्स्ट रूल, अगर पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, जैसे 0.5 है, 1.5 है, 2.5 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते होते हैं होल नंबर में लाने के लिए। सेकेंड रूल, अगर पॉइंट के बाद 3, 4, 6, 7 इस तरह के डिजिट्स आ रहे हैं तो फिर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड रूल, अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आ रही हैं 0.25 या 0.75 तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखेंगे 0.25 जो है, अगर हम 0 से लेके 5 तक काउंटिंग देखें तो इसका बिल्कुल हाफ होता है 0.25, और अगर हम 5 से लेके 10 तक काउंटिंग देखें तो इसका हाफ होता है 0.75,
तो इन दोनों हाफ्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। और लास्ट रूल है कि अगर पॉइंट के बाद आए 2 या फिर 8 तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 0 के बाद 2 नंबर्स अगर हम छोड़ें तो आंसर आता है 2, और अगर 10 से हम पहले 2 नंबर जाएं तो आंसर आता है 8। तो आप इस तरह से याद रख लें कि 2 और 8 अगर पॉइंट के बाद आ जाए तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे अक्सर जब हम एटॉमिक रेशियोज निकालते हैं ना क्वेश्चन में, तभी हमारे आंसर्स होल नंबर्स में आ जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो डेसिमल में आए और हमें ज़रूरत पड़े उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की। अच्छा, एक और बात, जब आपके पास लास्ट में एटॉमिक रेशियोज आ जाएं तो उनको आप एम्पेरिकल फार्मूला में एक दफ़ा लिखने के बाद चेक कर लीजिएगा कहीं वो आपस में कट तो नहीं हो रही, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला हमेशा सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। उसमें जो रेशियोज होती है ना नंबर्स, वो ऐसी वैल्यूज़ होती हैं कि वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास है 3 4 3, ये तो आपस में कट नहीं हो सकते, तो यही एम्पेरिकल फार्मूला है। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यूज़ हों जो कट हो सकती हैं तो पहले उनको कट करें और फिर दोबारा एम्पेरिकल फार्मूला लिखें। अस्सलामु अलैकुम।